नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स के क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर्स के 9 और 10 मई के जो करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक्स के बारे में। तो जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हाल ही में 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह एक वार्षिक अभियान है जो कि प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस वर्ष 2020 की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम है वह है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, अर्थात द बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। इस थीम के द्वारा मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकीय तंत्र की अखंडता पर बल दिया गया है और यह थीम ट्रैकिंग तकनीकों पर आधारित है जो दुनिया में प्रवासी पक्षियों के मार्गों का पता लगाने के लिए उपयोग में की जाती है। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो शुरुआत है पहली बार 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। इसके बाद में ये जो विषय इसका महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो प्रवासी प्रजातियों के लिए कनेक्टिविटी आवश्यक हो गई है, ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में 1 मिलियन प्रजातियां कनेक्टिविटी के नुकसान के कारण विलुप्त होने के जोखिम का सामना कर रही हैं। इसके अलावा प्रवासी पक्षी विभिन्न देशों को जोड़ते हैं और इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए उनके बीच सहयोग आवश्यक होता है। जब पक्षी प्रवास करते हैं तो वे अपने रास्तों के साथ कुछ आवासों पर भी निर्भर होते हैं। इसके अलावा कुछ देशों के अंदर जो शहरीकरण, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि कमियों के कारण मार्ग खो गए, अर्थात वे अब अपने मार्गों से भटकने लगे हैं। अब इनके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करें तो मानव निर्मित संरचनाएं विशेष रूप से रात में प्रवासी पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों के लिए काफ़ी खतरा पैदा करती हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से जो मोबाइल टावर्स हैं या इनके जो प्रदूषण के कारण जो पर्यावरण के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो कि इनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। कांच जैसी परावर्तनशील सामग्रियों से बनी संरचनाएं कई प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण बनती हैं और इमारतों के अलावा पवन टरबाइन भी इन पक्षियों के लिए बड़ा खतरा है। ये कुछ ऐसी जो मानव निर्मित विशेष रचनाएं हैं जिनकी वजह से पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों के लिए $6.7 बिलियन की वैश्विक अपील लॉन्च की है। हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो साझेदार एजेंसियां हैं, उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए $6.7 बिलियन की वैश्विक अपील शुरू की है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो प्रारंभ में ये जो संगठन है उसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो कमज़ोर देशों को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का संकल्प लिया था। हालांकि ये जो राशि है उसे 2 बिलियन से बढ़ा करके $6.7 बिलियन कर दिया गया है। इस योजना को वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना का नाम दिया गया है। इस योजना का जो नाम है वो वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस ने दुनिया में हर देश को प्रभावित किया है और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित सबसे गरीब देश होंगे। इस वायरस का जो सबसे खराब और विनाशकारी प्रभाव सबसे गरीब देशों पर पड़ेगा, इसलिए इन देशों पर ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अब तक की जो जुटाई गई जो धनराशि है वो ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपियन जो आयोग है, इसके अलावा जापान, फारसी खाड़ी के देशों और कनाडा जैसे देशों से प्राप्त की गई। यानी ये कुछ देश हैं जिन्होंने अब तक इस जो फंड है उसके अंदर अपनी जो राशि के माध्यम से सहयोग किया है। अब इसके महत्व की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने आय में गिरावट, इसके अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति गिरने, नौकरियों के कम होने, कीमतों के बढ़ने और बच्चों को भोजन न मिलने और इसके अलावा टीकाकरण के अभाव के साक्ष्य की पहचान इसके अंतर्गत की गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के अंत तक लगभग 26.5 करोड़ लोगों को अकाल का सामना करना पड़ता है।
हर वर्ष ये जो इसकी विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है जो कहती है कि लगभग 26.5 करोड़ लोग अकाल का सामना करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखलाओं को चलाने के लिए धन में वृद्धि करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब इस जो योजना है, इस योजना के तहत जो कवर किए गए जो देश हैं, इसके अंतर्गत पहले ही जो 54 देश हैं उन्हें कवर किया गया था और अब इसके अंदर 9 अन्य देशों को भी जोड़ा गया है, जिसके अंदर ये जो नए जो 9 देश हैं उनमें लाइबेरिया, जिबूती, पाकिस्तान, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और टोगो, ये कुछ देश हैं जो इसके अंतर्गत ये जो सहायता है वो प्राप्त करने वाले जो देश हैं उनमें से हैं। पहले इसमें 54 देश थे और इसके अंदर 9 अन्य देशों को भी अब जोड़ दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र जिसका जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के बाद में करने के साथ में की गई थी। इसके अंदर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा जो इसकी जो स्थापना है, इसका जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसको सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे। इसके अलावा हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो जो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा जो इसकी जो अहम संस्थाएं हैं, जेनेवा और कोपेनहेगन में भी इसकी कुछ संस्थाएं इसकी शामिल हैं। अब इसकी हम अन्य संस्थाओं की बात करें तो इसकी जो अन्य संस्थाओं के अंदर जैसे यूनिसेफ, इसके अतिरिक्त आपके यूनेस्को है, यूनेस्को इसके अलावा इसकी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, WTO, WHO, विश्व बैंक, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना यानी PMRF में संशोधन किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की है। इस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक एक समर्पित विभाग का निर्माण किया गया था। इस जो प्रभाग है उसका नेतृत्व एक निदेशक के द्वारा किया जाता है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कई संस्थानों के अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है। ये जो नया संशोधन है इसके अंदर जो गेट स्कोर है उसे केंद्रीय संस्थानों जैसे कि IISEs, इसके अलावा NIT, IIT, IIIT, इनके अलावा अन्य किसी भी संस्थान के छात्रों के लिए जो गेट स्कोर है उसे अनिवार्य बनाया जाएगा। अब इस जो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 है इस वर्ष से PMRF योजना के तहत अपने PhD करने के इच्छुक छात्रों को प्रविष्टियों के लिए 2 चैनल, एक सीधे प्रवेश और एक प्रास प्रविष्टि की सुविधा मिलेगी। अब इस प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ये जो योजना है उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना। अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। PMRF योजना को पहली बार केंद्रीय बजट 2018-19 के अंदर पेश किया गया था और PMRF योजना के तहत जो संस्थान योग्य हैं उनमें IISER, इसके अतिरिक्त IIT, IISc, बेंगलुरु और अन्य शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय और NIT इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। हाल ही में जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह बढ़कर के उसमें वृद्धि हुई है, $1.62 बिलियन की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के साथ में यह 481.08 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 481.08 बिलियन अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 8वां है और इस सूची के अंदर प्रथम स्थान पर चीन है। यानी कि जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार अगर किसी देश के पास है तो वो भारत है, और इसके बाद में अगर किसी देश की बात आती है तो वह है सर्वाधिक जो भंडार है वो चीन है, और उसके बाद में 8वें स्थान पर भारत की स्थिति आती है। सत्रह अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 3.09 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ में 779.57 अरब डॉलर तक यह पहुंचा था। और अब हम बात करते हैं इसके जो 1 मई 2020 को जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी स्थिति की। तो उसके अंतर्गत जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है उसकी स्थिति वर्तमान में है 443.316 बिलियन डॉलर। भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण आरक्षित जो स्वर्ण है उसकी जो स्थिति 32.277 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा IMF के साथ में जो HDR की जो स्थिति है वह है 1.426 बिलियन डॉलर, और IMF के साथ में रिजर्व की जो स्थिति है वो 4.5059 बिलियन डॉलर रखी गई है। अब हम ये जो टर्म्स हैं जिसके अंदर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, इसके अलावा IMF के साथ HDR, IMF के साथ रिजर्व की स्थिति, इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की या विदेशी मुद्रा भंडार की। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो कि एक निश्चित समय पर किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहलाती है। किसी भी देश के पास में जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी जो जितनी भी टोटल फॉरेन करेंसी उसके पास में इकट्ठी होती है उसके पास, तो उसे ही विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। यह जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर देश की जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां इसके अतिरिक्त स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर जो रिजर्व ट्रेंच है या रिजर्व है, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जो 4 टर्म्स आप देख पा रहे हैं, विदेशी मुद्रा संपत्ति, गोल्ड रिजर्व, IMF के साथ HDR और IMF के साथ रिजर्व ट्रेंच, ये सभी ये विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश की स्थिति है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और आधिकारिक तौर पर RBI न तो किसी विशेष विनिमय दर और न ही किसी विशेष मुद्रा भंडार को लक्षित करता है, लेकिन विदेशी मुद्रा में अस्थिरता को कम करने के लिए RBI विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है। ध्यान देने की बात है कि जो वर्तमान में जो चीन के पास में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है और भारत इस जो श्रेणी है उसके अंदर 6ठे स्थान पर स्थित है। अब हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि जो किसी निश्चित समय में किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा ही उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहलाती है। अब हम बात करते हैं विशेष आहरण अधिकार की, यानी IMF के साथ जो HDR की जो हम बात करते हैं, ये HDR जो है वो IMF के द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। और ध्यान देने की बात है कि HDR किसी प्रकार HDR जो है वो कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि यह मतलब एक IMF की एक सुविधा है, और इस पर IMF पर इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। आरंभ में जो IMF जो HDR है उसको जो सोने का कुछ हिस्सा है उसके बराबर परिभाषित किया गया था, और जो उस समय लगभग $1 के बराबर था। परंतु ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद में HDR को मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में यानी बास्केट ऑफ करेंसीज के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। और ये जो बास्केट है इसके अंदर मुख्य रूप से 5 देशों की जो मुद्राएं वो शामिल होती हैं, जिनके अंतर्गत एक तो अमेरिका होता है, इसके अलावा यूरोप है, और अमेरिका का जो डॉलर, यूरोप का यूरो है, चीन की जो मुद्रा है रेनिम्बी, इसके अलावा जापानियन जो येन है, और इसके अलावा ब्रिटेन की जो पाउंड। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जिन्हें इस बास्केट के अंदर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं रिजर्व ट्रेंच के बारे में। तो रिजर्व ट्रेंच ऐसी मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को प्रदान किया जाता है।
और जिसका उपयोग भी देश अपने स्वयं के जो विभिन्न प्रयोजन हैं उनके लिए कर सकते हैं। और विशेष रूप से ये जो रिज़र्व जो है, इस रिज़र्व का जो यूज होता है वो मुख्य रूप से जो आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं उनके अंतर्गत ही किया जाता है। आयुष संजीवनी ऐप हाल ही में जो 7 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने आयुष संजीवनी ऐप को 2 आयुष आधारित जो अध्ययन है उस पर शुरू किए हैं। आयुष संजीवनी ऐप को जो आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इस जो आयुष संजीवनी ऐप है इसका विकास किया है। इस ऐप से लोगों के बीच में आयुष से संबंधित सिफारिशों और विभिन्न कदमों की स्वीकार्यता और उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इसके प्रभाव से जुड़ी जानकारियों को जुटाने में मदद मिलेगी। इसकी हम और आगे बात करते हैं तो जो 2 आयुष आधारित जो वैज्ञानिक अध्ययन है उनकी बात करें, जिसके अंदर पहला जो अध्ययन है वो है रोग निरोधक के रूप में जो कोविड-19 है उसके मानक उपचार में आयुर्वेद के जो जो रोग निवारक के रूप में कोविड-19 के मानक उपचार में आयुर्वेद के उपयोग पर सहयोगात्मक नैदानिक अनुसंधान अध्ययन। यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे ICMR भी कहा जाता है, उसकी तकनीक के सहयोग से और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के माध्यम से आयुष मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त पहल होगी। यानी कि ये जो कुछ संस्थाएं हैं इसके अंदर जिनके नाम दिए गए हैं, इन सभी संस्थाओं की जो संयुक्त पहल है ये जो वैज्ञानिक जो अध्ययन है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता वाली इंटरडिसिप्लिनरी आयुष R&D की जो टास्क फोर्स है उसने अश्वगंधा, यष्टि मधु, गुदुची पीपली और एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन जिसे आयुष 64 भी कहा जाता है जैसी 4 विभिन्न औषधियों के अध्ययन के लिए देश के विभिन्न संगठनों से प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की समीक्षा और परामर्श के माध्यम से कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में रोग निरोधक अध्ययन और मानक उपचार के लिए नैदानिक प्रोटोकॉल तैयार किए गए। इसमें निम्नलिखित जो चीज़ें शामिल हैं। पहला, कोविड-19 महामारी के दौरान ज़्यादा जोखिम वाले मामलों में SARS-CoV-2 के उपचार के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाएगा। इसके अलावा निम्न से मध्यम जो कोविड-19 है उसके उपचार के लिए सहायक उपचार के मानक के रूप में आयुर्वेद के प्रभावों का अनुसंधान मूलक परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी उच्च जोखिम वाली आबादी में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुष आधारित रोग प्रतिरोधी प्रभावों की पारंपरिक अध्ययन और इसके अध्ययन के लिए मुख्य उद्देश्यों के लिए आयुष हस्तक्षेपों की निवारक क्षमता का आकलन और भारी जोखिम वाली आबादी में जीवन की गुणवत्ता में सुधार का आकलन करना शामिल होगा। अब हम बात करते हैं सुंदरबन के बारे में। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग यानी वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ने बताया है कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर के 96 तक पहुंच गई है। सुंदरबन के अंदर जो बाघ हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीज़न शामिल है। 24 जो परगना जो डिवीज़न है उसमें 23 बाघ है, जबकि सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। आप ये जो एक मैप है, इंडिया का मैप है, इस मैप के अंदर ये जो सुंदरबन का मैप है इसमें आप देख सकते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत बांग्लादेश की इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें ये जो ग्रीन जो पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये सुंदरबन का हिस्सा है और इस सुंदरबन का कुछ हिस्सा भारत के जो टेरिटरी में पड़ रहा है जो कि आप ये देख पा रहे हैं, और इसके अलावा इसका जो कुछ भाग है वो बांग्लादेश के अंदर आता है, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीले रंग की जो धाराएं देख रहे हैं, ये जल धाराएं, ये है
गंगा नदी का डेल्टा जो कि इस सुंदरवन का निर्माण करता है, और इसी में मैंग्रोव वनस्पति, ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा। तो ये भारत के जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र है भारत का जो सुंदरबन क्षेत्र है, इसमें वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ गई है, जो कि 96 हो चुकी है। अब हम सुंदरबन के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल के जो उत्तर और दक्षिण के 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है, और ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ और दलदली वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध भी है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। यह 9,630 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2,487 प्रजातियां हैं, और इसमें पाए जाने वाले प्रसिद्ध जो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर तैर भी सकता है। अन्य वन्यजीव प्रजातियों के अंदर छोटे पंख वाले एशियाई उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रिसस बंदर, ये कुछ प्रमुख जीव हैं जो इस सुंदरबन डेल्टा के अंदर या सुंदरबन जो वन है इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। अब आता है हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट। हाल ही में कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा चर्चा के केंद्र बिंदु के अंदर है। हेलीकॉप्टर मनी एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति है, यानी कि इसका जो ये परंपरागत तौर पर इसका यूज़ नहीं किया जाता। ये अपरंपरागत मौद्रिक नीति है, उपकरण है जिसका कि उद्देश्य किसी संघर्ष अथवा अर्थव्यवस्था को पुनः गति देना होता है, और इसके अंतर्गत जो एक बड़ी धनराशि है उसका मुद्रण किया जाता है और फिर इसे जनता के अंदर वितरित कर दिया जाता है। ये जो हेलीकॉप्टर जो मनी की जो संकल्पना है, हेलीकॉप्टर मनी की जो संकल्पना है, ये जो एक अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, अमेरिका के एक अर्थशास्त्री है मिल्टन फ्रीडमैन, उनके द्वारा वर्ष 1969 के अंदर इसे ये संकल्पना दी गई थी, जिसके तहत ये बताया जाता है कि जो उसमें इस तरह समझाया गया था उन्हें कि केंद्रीय जो बैंक है वो नोटों की प्रिंटिंग करे और सरकार उसे खर्च कर दे। अर्थात केंद्रीय बैंक का कार्य होगा, सेंट्रल बैंक का जो कार्य होगा वो क्या करेगा, वो नोटों की छपाई करेगा और फिर उसको सरकार खर्च कर दे। या खर्च से तात्पर्य है कि उस जो करेंसी है उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से गिरा दिया जाए, विभिन्न जो आबादी क्षेत्र हैं उनमें गिरा दिया जाता है। यह सरकार पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं होता है, जैसे कल्पना की गई थी कि इसमें यह कल्पना मानी जाती है कि आसमान से पैसे की बारिश हो रही है। इस तरह से इसे सरकारी खर्च में नहीं शामिल किया जाता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर मनी की जो अवधारणा है, आप ये इसे शायद समझ चुके होंगे। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर इनकी 7 मई 2020 को देश भर के अंदर इनकी जो 159वीं जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर भी जिन्हें कहा जाता है, उनका जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था, और अब कलकत्ता का जो नाम है वो बदल करके कोलकाता कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए जो जनगण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बंगला राष्ट्रगान लिखा था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे एकमात्र कवि हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है। इसके अलावा हम इनके बारे में और अधिक बात करें, इनके जीवन के बारे में, तो ये जो हैं ब्रह्म समाज के जो प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे, और जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, जिन्हें भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद में जो ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संभाली गई, जो कि वर्ष 1842 में इसके अंदर सम्मिलित हुए थे।
इसके अलावा हम इनके इनके बारे में और जानकारी देखते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अपनी जो काव्य रचना है गीतांजलि, उसके लिए वर्ष 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे और उनकी जो संवेदनशील और बेहतरीन जो कविता है उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दें कि ये जो काव्य रचना है जो गीतांजलि, यह इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई थी, इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसके कारण इसका जो अनुवाद है वो अंग्रेजी, इसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज और रशियन आदि भाषाओं के अंदर भी इसे ट्रांसलेट किया गया और वहाँ के लोगों ने इसे पढ़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो अन्य कृतियाँ हैं जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आदि जो लोकप्रिय कहानियाँ, वो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम इनके जो भारत के जो राष्ट्रवादी आंदोलन में इनकी भूमिका की बात करें तो इन्होंने अपने दूरदर्शी तरीके से समय समय पर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और वे आधुनिक भारत के राजनीतिक पिता, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, उनके मित्र भी थे और इन्होंने ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी महात्मा गांधी से राष्ट्रवाद और मानवता को लेकर एक वैचारिक मतभेद भी था कि जहां महात्मा गांधी राष्ट्रवाद को प्रथम पायदान पर रखते थे, वहीं टैगोर इसकी बजाय मानवता को अधिक महत्व देते थे। 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के जो नेतृत्व में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया था, जिसे बंगभंग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया और इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात भी किया था। वर्ष 1915 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जो नाइटहुड की उपाधि दी थी और नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद उनके नाम के साथ सर लगाया जाता था और 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया और एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार और नाटककार, निबंधकार और चित्रकार के रूप में भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की जो संस्कृति से भारत का परिचय कराने में रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास समाप्त होती है और अब बारी है आज के हमारे प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक नई मुद्रा की शुरुआत की है, तो आपको यह बताना कि उस मुद्रा का नाम क्या है। तो उस जो ईरान ने जो मुद्रास्फीति है उससे निपटने के लिए जो अपनी नई मुद्रा है उसका नाम तोमन या टोमेन रखा है। इससे पहले इसकी जो मुद्रा है, ईरान की जो मुद्रा है, उसका नाम रियाल था। और इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।